देशज के खास आयोजन गल्पगोई में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गल्पगोई में आज उपस्थित हैं हिंदी कहानीकार डॉक्टर रीता सिन्हा। रीता सिन्हा के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, डेस्कटॉप और इनबॉक्स के कुछ अधूरे पन्ने। इनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, ठहर गया वसंत। रीता सिन्हा ने कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी है। आजकल वर्धमान विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य पढ़ाती हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की कहानीकार रीता सिन्हा का। मैं सबसे पहले कहानी पढ़ रही हूँ, फाइलें, प्लेटफॉर्म, मुर्दा घर और वह पुलिया। हवाई जहाज नीचे उतरने लगा। मैंने शीशे से बाहर देखा तो लगा कि धूल के सैलाब में जहाज फंस गया है। सफेद बादलों के महल में नीचे पानी में उकड़ू बैठे और सूढ़ों से पानी फेंकते ऊंटों एवं हाथियों का साथ हमसे छूट गया था। अब धूल के साथ साथ कटी छटी धरती थी, आड़े तिरछे छोटे छोटे मकान थे और जिंदगी की ढेर सारी सच्चाइयां थीं, जिनसे काफी दिनों तक मैं भागता रहा, लेकिन अब जैसे वह मेरी सांसों में अटक कर मुझे फटकारने लगी। देखो, प्लेटफॉर्म पर कितने तिब्बती हैं, भजन कीर्तन करते हुए, लेकिन मैंने पीने के लिए पानी मांगा तो किसी ने नहीं दिया। मैं प्यास से व्याकुल होकर बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो मैं मुर्दा घर में था। मैंने चौंक कर उन्हें देखा कि वे क्या बोल रहे हैं, लेकिन वे बोलते रहे और पूछते रहे कि मैं अभी मुर्दा घर में ही हूं ना। नहीं, आप अपने घर में हैं, सब लोगों के बीच। क्या मैं अपने घर में हूं? अच्छा, लेकिन मुझे यहाँ कौन लाया? मैं तो मुर्दा घर में था, बिल्कुल बेहोश पड़ा था। सब लोग नाच गा रहे थे। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। मैंने देखा कि उनके आसपास वे सारी चीजें रखी हैं जिनकी उन्हें जरूरत पड़ सकती है, लेकिन शायद कुछ ऐसा भी है जो वहां होकर भी यहाँ नहीं है, और उनकी मौन बाहें उन्हें समेटना चाहती हैं। सन्नाटे में सने अकेलेपन के सैलाब ने एक पल के लिए तो मुझे भी दहला दिया, लेकिन दूसरे ही पल मैंने सोचा कि और रास्ता ही क्या है। सबके हिस्से की अपनी अपनी फाइलें हैं और सुबह से रात के 12 बजे तक सब उसी में व्यस्त हैं। सबके चेहरे पर तनाव, बढ़ा हुआ शुगर, ब्लड प्रेशर और न जाने क्या क्या। बीच बीच में टॉमी भौंकता है तो कुछ फाइलें इधर से उधर हो जाती हैं, लेकिन केवल कुछ देर के लिए। रात के 1 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सब थके थे, सब सोना चाह रहे थे, लेकिन फिर सुबह उठते ही फाइलों में उन्हें क्योंकि फिर सुबह उठते ही फाइलों में उन्हें उलझना था, आपसे लड़ना था, दूसरों से बचना भी था, क्योंकि वे तो काफी बेचैन थे। अचानक उठ गए, चलो अपने घर चलते हैं। आप तो अपने घर में ही हैं। 1 2 3 4 अलसाई झुंझलाई मीठी और तीखी आवाजें एक दूसरे में मिलने लगी। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते, हम लोग अभी प्लेटफॉर्म पर हैं। सभी लंदन चले गए हैं, मुझे दिल्ली जाना है। तुम जरा पता करो कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन कितने बजे है। हम लोग राजधानी एक्सप्रेस से ही जा रहे हैं ना। आप अपने घर में ही हैं, अपने कमरे में, आप पलंग पर लेटे हैं। मेरे भीतर भी थकावट थी, लेकिन मुझे अपना बचपन याद आने लगा। शायद सबको आने लगा था, क्योंकि भिन्नाहट में भी करुण तरलता थी, जो दीवारों पर, सोफे पर, खिड़कियों पर और फर्श पर बिछने लगी थी। है, क्या मैं घर में हूँ? लेकिन मुझे तो लगा कि मैं प्लेटफॉर्म पर हूँ। क्यों लगा ऐसा? उनकी हंसी बिल्कुल बेजान हो गई है। वे पलंग पर गोल गोल घूमते भी हैं, शायद कुछ तलाशते हैं जो उन्हें मिलता नहीं है। चादर की ये सलवटें उनके चेहरे पर भी फैली हुई है। नहीं, आप प्लेटफॉर्म पर नहीं, अपने घर में हैं। अब सो जाइए। सभी को सोना है ना। सोना तो जरूरी है, नहीं तो सभी बीमार पड़ जाएंगे। सबको सुबह 7 बजे तक उठ जाना है, आप जानते हैं ना। हाँ हाँ बच्चों, जाओ तुम लोग, सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा। वे जैसे ग्लानि से भर गए थे। उनको कंबल उड़ाकर मैं अपने कमरे में आ गया। सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सोचने लगा कि उन्हें क्यों लगा कि वे मुर्दा घर और प्लेटफॉर्म पर हैं। बाहर निकला तो आम की मंजरियों की सुगंध मेरे पोर पोर को सुगंधित करने लगी।
कानों में ठहाके गूंजे, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के। मुनिया माई के हाथों में तो जादू है। बेसन में लपेटे कच्चू के पत्ते की सब्जी इस तरह कोई नहीं बना सकता कि लगे कि मछली खा रहे हैं। आज गांव के सदानंद काका आए हैं। उनके बचपन के मित्र हैं। साथ में फुटबॉल खेलते थे। फिर ठहाके की आवाज, अरे नरेंद्र, मुनिया माई के हाथों की गदड़ी, हरा चना को पीसकर बनी सब्जी नहीं खाई तो सब बेकार है। कल आओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पक्का, हाँ हाँ पक्का। वे और सदानंद काका जब साथ बैठते तो लगता कि ठहाकों की होड़ लग गई है। कब रात के 2 बज गए पता ही नहीं चलता। शोर शराबा, ठनकती हंसी, गप्पे और न जाने कितनी चीजें यहाँ के हर कमरे, डाइनिंग हॉल, बरामदे और छत पर हमेशा इस तरह जमती कि भ्रम होता कि बस दुनिया इतनी सी ही है। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, गांव वाले, सोते समय लगता कि सबके सब डीटीसी की खटारे बस में ठूसे हुए हैं। पर वे सब कुछ मैनेज कर लेते। कैसे करते, यह सोचकर अब आश्चर्य होता है। क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति भी 1 महीने के लिए मेरे यहाँ आ जाए तो काफी बड़ी समस्या होती है। बड़ी समस्या है खाना बनाने की, और उससे भी बड़ी समस्या है साथ बैठकर गप्पे मारने की। देखता हूँ मंजरियों वाले आम और अमरूद के पेड़ों के गलबैयों को। दोनों के तने स्याह अंधकार में सिकुड़े हैं, लेकिन टहनियों और पत्तों पर प्रकाश है। कुछ चांदनी की और कुछ बाहर जलते शायद 40 वॉट के बल्ब की। पर वहां दम घुटाओ, रिक्तता और नीरवता तो है प्रकाश के भीतर भी। आसपास के घरों की लाइटें बुझी हुई हैं। अब सभी अपनी अपनी खोल में ही सिमटे रहते हैं। मंदिर में 2 दिनों से कीर्तन चल रहा था। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से भजन कीर्तन में लोगों का मन खूब रमने लगा है। लेकिन अभी वहां घोर सन्नाटा है। शायद उन्होंने कीर्तन की आवाजें सुनी थी। नींद में उन्हें प्यास लगी, पर सब थके हुए थे, नींद में थे। आपाधापी तो पहले भी थी। तब 4 व्हीलर एक सपना था। वे साइकिल से ऑफिस जाते, लेकिन भीतर से ठहाके फूटते रहते। आसपास भी इस तरह का रीतापन नहीं दिखता। तब संडे को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर पिक्चर देखने के लिए 6 दिनों तक इंतजार करते। टीवी वाला कमरा ऐसा लगता है जैसे गांव के मेले का सिनेमा हॉल हो। तब कभी कभी आदमियों से डर भी लगता। आंखों में नींद का बोझ ढोए मैं यूनिवर्सिटी जाता क्लास करने। शरीर में सुस्ती और स्मृतियों में इतने छेद की परीक्षा देते समय लगता कि सब कुछ रिस रिस कर बाहर बिखर गया। लेकिन आज कमरे खाली हैं। दीवारों और पेड़ों पर एकाकीपन है। कभी कभी थकी हुई हंसी डाइनिंग टेबल पर चिपकती है, लेकिन कुछ ही देर में वह कुछ भी जाती है। टेलीविजन चलता है, पर एक ही चैनल। चैनल बदलने के लिए भी कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई शब्द भीतर कहीं धंसा है और स्मृतियों का रेला ठेलम ठेल करके बाहर निकलने लगा है। भीतर तिक्तता फैलने लगी है, लेकिन मिठास ने आकर तुरंत उसे घेर लिया है। जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। रेखाओं में रेखाएं न जाने कितने रंगों के साथ मिलती हैं कि रंगों की पहचान ही मुश्किल हो जाती है। चांदनी के पंखों पर बैठी ठंडी हवाओं ने मेरा माथा सहला दिया है, और मैं अपने को काफी हल्का महसूस करने लगा हूँ। एक हल्की सी हंसी मेरे भीतर भी चिपकने लगी है, जिससे रोशनी निकली है और जिसने बरामदे में फैले अंधकार को चीरना शुरू किया है। सुमित, 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 वे पुकारते हैं तो रुकते ही नहीं। क्या हुआ, आप सोते क्यों नहीं। अरे क्या सोऊं मैं, देखो कहीं ट्रेन नहीं खुल जाए। ट्रेन के आने का समय तो हो गया है ना, अब आ ही रही होगी। उन्होंने मान लिया है कि वे प्लेटफॉर्म पर ही हैं। कल से ही मैं उन्हें समझा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि वे अपने घर में हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें घर जाना है, और वे राजधानी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। क्या करूं, क्या अभी मैं उनके पास बैठूं। लेकिन वे तो जोर जोर से बोलेंगे, जिससे सभी की नींद टूट जाएगी। सुबह से रात तक सबको अपनी अपनी फाइलें संभालनी है, और उनका काम अलग से। वे अब पेशाब करने के लिए भी उठ नहीं पाते। 0 वाट के बल्ब की रोशनी खुरदरी दीवारों पर पूरी तरह फैल नहीं पाई है। स्याह रंगों में रंगी मनी प्लांट की लताएं छत को छू लेना चाहती हैं। पश्चिम की ओर छत से 10 इंच नीचे हाथ से बनी एक स्त्री की तस्वीर है, जिस पर झूलती कृत्रिम फूलों की माला में अंधकार है और प्रकाश भी। गौर से देखे तो लगता है कि वे आज भी किसी चिंता में डूबी हैं। उनकी मृत्यु हुई तो वे रोए नहीं थे। हम लोगों से भी कहा कि बिल्कुल रोना नहीं है, वे सीधे स्वर्ग चली गईं। वह किसी ज्योतिषी ने उन्हें कहा था। लेकिन उनके भीतर और बाहर जो अंधकार था वो उनकी हंसी में
भीतर से निकले शब्दों में और निरंतर झूलते उनके पैरों में दिखने लगा था। उनकी मृत्यु के बाद उनके ठाके भी कहीं बिखर गए, जिन्हें समेटने की इन्होंने वर्षों तक कोशिश की। अपने पोते, पोतियों, नाती और नातियों में वे अपने भीतर के खालीपन को भूलते रहे। लेकिन अब उन सबकी भी फाइलें काफी बढ़ गई हैं, जिनमें वे सब उलझे हुए हैं, परेशान हैं, मशीन की तरह उन्हें सुलझाने में लगे हैं, जिससे उनके भीतर और बाहर का तनाव काफी बढ़ जाता है। सुमित, राजधानी एक्सप्रेस अभी तक नहीं आई है। काफी लेट है क्या? लेकिन वह लेट तो नहीं होती। वैसे आजकल प्लेन जब लेट रहता है तो राजधानी एक्सप्रेस की क्या कहें। वे उठकर बैठ गए हैं। वे पलंग से नीचे उतर कर चलना चाहते हैं। मेरे जूते कहाँ हैं? मेरे पाँव में तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि मेरे पाँव में मेरे जूते नहीं हैं। देखो, किसी ने निकाल लिए हैं। प्लेटफॉर्म पर चोर उचक्के भी काफी रहते हैं। जब से ये सरकार बनी है ना, क्राइम काफी बढ़ गया है। वे काफी बेचैन हो गए हैं। असहाय सा स्वर वहां की टाइल्स में बिछने लगा है। सुमित, मेरे जूते जरा देख दो कि कहाँ है, नहीं तो नंगे पैर ही चलना पड़ेगा। नंगे पैर चलने पर पैर में कांटी चुभ गई है। देखो, मैं देखता हूँ कि इनके पैरों के नाखून काफी कड़े और लंबे हैं। सोचता हूँ कि नाई तो रोज इनकी शेविंग करता है, तो फिर क्यों इन्हें काटता नहीं। बड़े नाखून को ही वे कीले समझ बैठे हैं। क्या यह इन्हें चुभ भी रहा है? नाखून चुभते हैं, काटते हैं और विषैले भी होते हैं, यह तो मैंने भी सुना है। मैंने देखा तिब्बतियों को नाचते गाते हुए, लेकिन वे भजन कीर्तन करते समय लोगों की जेबें भी काट रहे थे। वे जोर से हंसे, फिर ऐसे बोले जैसे किसी रहस्य का उद्घाटन कर रहे हों। सच बताऊं, वे तिब्बती नहीं, चीनी है। केवल वेशभूषा है तिब्बतियों की। रात के 2:30 बज गए हैं। अब आप सो जाइए। मैंने इधर उधर देखते हुए फुसफुसा कर कहा, अच्छा पानी पिला दो। प्यास से बेहोश हो गया। लेकिन तिब्बतियों ने पानी दिया ही नहीं। वे लेट गए, लेकिन मैं जानता हूं कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। उनके अंदर के पहाड़ों, पठारों और मैदानों की यादें अभी भी उनकी अधमुंदी आंखों में लहराती दिख रही है। अपने कमरे में लेटा तो सैकड़ों मच्छर भिनभिनाने लगे। भीतर भी जैसे उनकी भिनभिनाहट शुरू हो गई। सोचने लगा कि वे तिब्बती किसको कह रहे हैं। उन्होंने उन्हें कहाँ देखा। वे कई लिंक पर जाकर एक कहानी बना लेते थे। मैंने करवट ली तो चीनी राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर मेरे सामने आ गई। तिब्बतियों के वी वांट जस्टिस के नारे मच्छरों की भिन भिन के साथ मिलने लगी। शिखर वार्ता के बीच मंदिरों के घंटे गूंजे, टन 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 टन। झाल की आवाजें, कर्पूर और करोड़ावतारंग संसार सारम। सुमित, सुमित, सो गए क्या? चीनी तिब्बतियों को देखना नहीं चाहता है। बेचारे तिब्बती बड़े शांति प्रिय हैं, लेकिन देखो आज शांति प्रिय लोग कितने दुर्बल बन गए हैं। आप तिब्बतियों से कहाँ मिले? मुझे लगा कि पलंग पर करवटें लेने से अच्छा है कि उन्हीं के पास बैठ जाऊं, लेकिन भीतर से डर भी रहा था कि कहीं दूसरों की नींद नहीं टूट जाए। वे धीमी आवाज में सुनते नहीं थे। मैं रोज उनसे मिलता हूँ। यही सोफे पर बैठते हैं वे। कुछ मेरे पास पलंग पर भी बैठ जाते हैं। उनमें अहंकार तो बिल्कुल नहीं है। कमरों के भीतर कुनमुनाहटें उगने लगी। देखिए, अब आप सो जाइए। रात के 2:30 बज गए हैं। मैंने उन्हें लिटाकर चादर उड़ा दी और बाहर सड़क पर आ गया। वहां की सड़कें तंग थीं। बगल के नाले पर एक अस्थायी पुलिया थी, जो अंधेरे में काली, सर्पीली और डसने वाली लग रही थी। मैं उसी पर बढ़ता गया। देखो, आज मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई मुझे नहीं पूछता है। पैसे का युग है। आज आदमी क्या रह गया है। वह पुलिया चरमराने लगी। मैंने अपने को संभाला। पता नहीं दिन भर लोग इससे कैसे आते जाते हैं। जब दूसरों के लिए जीता था, उनके काम आता था तो पूछ होती थी। लेकिन अब क्या है? अब तो बोझ हूं। लोग मारना चाहते हैं मुझे। मैं हैरान था, इस तरह की बातें वे सोच भी कैसे लेते हैं। आपके दिमाग में ऐसी बातें क्यों आई? सभी यहाँ आपका कितना अधिक ध्यान रखते हैं। हैं? रखते तो हैं, लेकिन मारना भी चाहते हैं। देखो, मुझे मुर्दा घर पहुंचा दिया। मैं पुकारता रहा कि मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन सब देखते रहे। किसी ने मुझे यहाँ से नहीं निकाला। तुम जानते हो ना कि मुर्दा घर में कितनी दुर्गंध रहती है। मैं पुलिया से गिरते गिरते बचा। इस पर काफी सावधान रहना पड़ता है, पर इसी पर तो काफी लोग चलते हैं। मुख्य सड़क से कॉलोनी तक आने जाने का शॉर्टकट रास्ता है यह। शायद इस पर चलने वालों की चालें सध गई हैं।
वैसे भी शॉर्टकट रास्ता खतरनाक तो होता ही है, लेकिन हर जगह अब इसी का प्रयोग हो रहा है, चाहे वह गांव हो, शहर हो या महानगर हो। रसगुल्ले आप सूंघ क्यों रहे हैं? एकदम फ्रेश है। नहीं, खाने पर मुझे नशा आ रहा है। इसमें नशे वाली दवा मिली है। पुलिया फिर चरमराई है। मैंने इधर उधर देखा। गुस्सा, तनाव, घुटन और चिड़चिड़ाहट सब एक दूसरे में गुथ रहे थे। अब दिन की शुरुआत हो गई है। बुढ़ापे में मस्तिष्क की सेल नहीं बनती, लेकिन चिपकी बातें निकलती भी नहीं है। सोए रहने से कोई नस दब जाता है, जिससे आपको चक्कर आता है। आप बैठ। डॉक्टर ने सुबह सोता नहीं हूँ, केवल आंखें बंद किए रहता हूँ। मैं देखता रहा। बुढ़ापा बचपन में ढल रहा था। मैंने कहा कि हमेशा लेट कर ही नहीं रहिए। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। आपने पुलिया पर खड़े रहकर रास्ता क्यों रोक रखा है? जानते नहीं कि इससे एक बार में एक ही आदमी जा सकता है? मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। मेरे पीछे कई लोग थे, जिन्हें आगे निकल जाने की जल्दी थी। वे झुंझलाहट, क्रोध और व्यंग से मुझे देख रहे थे और मेरी बगल से ही रास्ता बनाकर आगे निकल जाना चाहते थे। मुझे धक्का लगा, पैर में चोट लगी, मेरे पैर लड़खड़ा गए, लेकिन किसी ने मेरी ओर पलट कर नहीं देखा। वे इसी तरह आगे बढ़ने के अभ्यस्त थे। मैं आगे बढ़ने की सोचता ही रहा और मेरे आगे से कितने लोग निकल कर मुख्य सड़क पर पहुंच गए। सुमित, सुमित, अरे सुमित, तुम कहाँ चले गए थे? शायद वे रात भर सोए नहीं थे। वहां पर और सबों की आंखों में भी नींद थी, लेकिन सब अपनी अपनी फाइलों पर झुके थे। बगल वाली पुलिया पर चला गया था। नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि उसी रास्ते से होकर मेन रोड पकड़ लूं। मैं उनके पास पलंग पर बैठ गया। अरे वो पुलिया तो काफी खतरनाक है, टूटी तो नहीं? उनकी झुर्रियों में चिंता की लकीरें खींचने लगी। नहीं, टूटी तो नहीं, लेकिन मुझे वापस लौटना पड़ा। उस पर चलना हम लोगों के लिए काफी कठिन है। वे कुछ सोचने लगे, फिर बोले, अच्छा, मुझे भी लौटना पड़ा था। लोग धक्के देने लगे थे, लेकिन अब तो मैं चल ही नहीं सकता। पैरों में जूते नहीं है ना, कांटी चुभती है। ऐसा करो कि तुम मेरे लिए जूते खरीद लो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वे पलंग से नीचे उतरना चाहते हैं, लेकिन उतर नहीं पाते। कई साल पहले घुटने की हड्डी अलग हो गई है, लेकिन मन है कि आज भी फुटबॉल खेलना चाहता है। छोटी भाभी ने चाय की प्याली मेरे सामने टेबल पर रख दी है। उनकी आंखें लाल हैं और वर्षों की नींद वहां धूल भरी बदली बन गई हो। वे कुछ बोलती नहीं, लेकिन खामोशी में उस पुलिया के चरमराने और नीचे गिरने का एहसास है। इस बार आप पार्टी की सरकार ने दिल्ली में कई नए वृद्धाश्रम खोलने की बात कही है। पिछले साल बरसात का पानी एक वृद्धाश्रम के अंदर घुस गया था। बुढ़ापा भी कितनी बड़ी बेबसी है जिंदगी की। न रुतबा, न तानाशाही, न पैसे कमाने की वह झिकझिक, और न संपत्ति जाने की हाय हाय। मेरे बेटे लंदन और अमेरिका में हैं तो क्या हुआ? आश्रम में तो सब केवल एक वृद्ध हैं, असहाय और बेबस। मौसी का बर्तनों की खटर पटर से खास रिश्ता था। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक रसोई घर में रौनक रहती, लेकिन पैरों में पानी लगने से उनकी उंगलियां लाल लाल होकर सूज जाती, जिसमें खुजलाहट होती और जलन भी। उनको कभी क्रोध आता था या नहीं पता नहीं, लेकिन वहां के कमरों, बरामदों, अमरूद के पेड़ों, बाहर के आंगन और तार पर सूखते कपड़ों में असंतोष जरूर फैला रहता। कभी कभी मुझे लगता है कि वे अंधेरों के गोलों के बीच खड़ी होकर कुछ कहती हैं, लेकिन किससे यह पता नहीं चलता। शायद वे अपने आप से ही कुछ कहती रहती थी, लेकिन जैसे ही किसी के आने की आहट होती, वे मौन होकर मुस्कुराने लगती थी। सुमित, घर में सब लोग लंदन से कब आएंगे? कहा तो था कि जल्दी ही आ जाएंगे। बड़के का काम भी तो बड़ा, काफी बड़ा है ना। वे हंसते हैं तो देर तक हंसते ही रहते हैं, बच्चे की तरह। मैंने सोचा नहीं था कि वह एक दिन इतना बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन देखो, बन गया। सब शिव की कृपा है। मैं देखता हूँ कि बड़के भैया तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, और बड़ी भाभी जल्दी जल्दी 3 टिफिन बॉक्स में आलू के पराठे और बैंगन की भाजी डाल रही हैं। लव और कुश को स्कूल बड़के भैया ही छोड़ते हैं। आज उनको कब्ज हो गया है, इसलिए बड़के भैया ने उन्हें नहलाया नहीं है, पर समय है कि रुकता ही नहीं। वे ऑफिस के लिए घर से निकल गए हैं। देखो, बड़के की माँ कहती थी कि एक दिन वह बड़ा आदमी ही बनेगा। वे जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन तब मुझे उस पर भरोसा नहीं था। जैसे वह जो बोलती थी बिल्कुल ठीक ही बोलती थी, बिल्कुल 100%। 100% पर वे इतना अधिक बल देते हैं कि मैं चौंक जाता हूँ। पापा, नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स और दूध दे दूं ना? सुनकर एक पल तक वे कुछ सोचने लगते हैं, और फिर उनके भीतर की खुशियां उनके
चेहरे, ओठों, आंखों, कपोलों और उनके पूरे शरीर में फैलने लगती है। कौन, रागिनी? अरे बेटा, लंदन से आ गई तुम लोग? वे उत्साहित होकर उठकर बैठ गए हैं। आंखों से अब कुछ दिखता नहीं है। पलंग पर वे कुछ टटोलते हैं, शायद अपना चश्मा। पापा को हमेशा यही लगता है कि हम लोग लंदन और अमेरिका चले गए हैं। बड़ी भाभी की आंखों में हंसी है या और कुछ, मैं समझ नहीं पाता। देखो, मैंने कहा था ना कि वे लोग जल्दी लौट कर आएंगे। आखिर अपना देश तो अपना ही होता है ना। वे कटोरी में चम्मच से कॉर्नफ्लेक्स और दूध को मिलाते हुए हंसते हैं। मेरी फ्लाइट उड़ान भरने लगी है। खिड़की से आसमान को देखता हूँ तो उसका नीला रंग नहीं बल्कि कुछ और ही दिखता है। वहां विशाल काय कई बादल हैं। किसी के चेहरे गोल, किसी के अंडाकार, किसी के चपटे और किसी के लंबे। सबकी आंखें मूंदी हैं, जिनमें धरती है, आसमान है और मुर्दा घर भी है। धीरे धीरे अंधकार फैलने लगता है। अब बाहर बादल नहीं हैं, तारे हैं, असंख्य तारे टिमटिमाते हुए। मैं बाहर से आंखें हटाकर अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ तो बादलों की वे बंद आंखें खुलने लगती हैं। दो हाथ आसमान में आगे बढ़ते हैं, अंधकार में कुछ समेटने के लिए। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है। हाथ में से हाथ निकलता है और फिर सारे हाथ धीरे धीरे चेहरे बनने लगते हैं। सबके चेहरे पर कई रंग हैं, जो धीरे धीरे सफेद पड़ने लगे हैं। सफेद रंग भी प्लेटफॉर्म बनने लगा है। लोग उस पर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। बीच में चरमराती पुलिया है। अचानक लगा है कि वह पुलिया चरमराई है और मैं नीचे गिरने लगा हूँ। मैं घबरा कर आंखें खोलता हूँ तो देखता हूँ अगल बगल लोग लैपटॉप पर अपनी अपनी फाइलों पर झुके हैं। एयर होस्टेस घोषणा कर रही है, सभी लोग अपनी अपनी पेटियां बांध लें और सीधे बैठ जाएं। अब प्लेन थोड़ी ही देर में लैंड करने वाली है। सभी लोग अपनी फाइलें समेटकर पेटियां बांधने लगे हैं। मैंने तो पेटी खोली ही नहीं थी, लेकिन मुझे भी कई फाइलें देखनी थी। 2 दिनों में ही काफी कुछ पेंडिंग में चला गया। शुक्रिया रीता जी। गल्पगोई में आपने अपनी कहानी पढ़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कि देशज के दर्शक और श्रोता आपकी कहानी पसंद करेंगे। मैं देशज के श्रोताओं दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि रीता सिन्हा की कहानी पर अपनी टिप्पणी, अपने विचार या अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें।